चलिए भी आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। और कल का जो आपका डिस्कशन रहा था वो हमने भारत पर अरबों के आक्रमण के संदर्भ में डिस्कशन किया होगा। और आज का जो डिस्कशन होगा आपका भारत पर तुर्कों के आक्रमण के संदर्भ में होगा। ठीक है ना। और भारत पर जो आपका तुर्कों का आक्रमण है इसकी अपनी एक गहराई है। और वो तमाम प्रकार की जो ग्रेविटी है, जो गहराई है, वो आपको अपनी चर्चाओं के दौरान क्या है लेकर के चलनी पड़ेगी। चर्चा के दौरान किसी प्रकार का कोई डाउट आपको रहता है तो आप अपनी क्वेरी ओरली बोल करके इस्टेब्लिश कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन या किसी प्रकार का कोई परेशानी लेकर के चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरबों के आक्रमण के संदर्भ में अभी मैंने साहित्य का धरातल स्किप किया है क्योंकि मेरा पैटर्न अलग है। मैं चीज़ें उस हिसाब से जोड़ के चलता हूँ जो समय की डिमांड रहती है। फिलहाल मामला चाहे भारत पर अरबों के आक्रमण का हो या मामला चाहे भारत पर तुर्कों के आक्रमण का हो, अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी आप लोग साहित्य का डिस्कशन नहीं करेंगे। साहित्य का डिस्कशन हम क्या करेंगे? एक कंबाइंड डिस्कशन हम लोग लेकर के चलेंगे। किसी प्रकार की कोई परेशानी में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मामला किसका बना? आज का डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट होगा? आज का डिस्कशन स्टार्ट होगा, हम शुरुआत में ही गहराई आपको दिखा देंगे। और हाँ, आज से आपकी क्लास में आपको क्या है, लिखवाया भी जाएगा। तो खाली आपको सुनना नहीं है या खाली आपको ड्राफ्टिंग नहीं बनाना है, आपको सुनना भी है, आपको ड्राफ्टिंग भी बनाना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको लिख के भी चलना पड़ेगा। तो मामला क्या है? मामला है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। बनाइए, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक है। और देखिए, जो आपका भारत पर तुर्कों का आक्रमण है, तो भारत पर तुर्कों के आक्रमण को क्या है, आप इसका लेंगे सबसे पहले वर्गीकरण। और जब आप इसका वर्गीकरण लेकर के चलने की बात करेंगे, शुरुआत में हम एक अच्छी बात आपको बताना चाहेंगे। तो जब आप इसका वर्गीकरण करने की बात करेंगे तो एक सेक्शन आपको किसका बनाना पड़ेगा? महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का एक सेक्शन आप किसका बनाएंगे? महमूद गजनवी का बनाएंगे। और एक सेक्शन आपको किसका बनाना पड़ेगा? मोहम्मद गोरी का बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा? मोहम्मद गोरी का बनाना पड़ेगा। मोहम्मद गोरी का बनाना पड़ेगा। और दरअसल दोनों के बीच आपको क्या करना है? दोनों के बीच यहाँ पर क्या है, आपको एक कंपैरेटिव स्टडी लेकर के चलना है। दोनों के बीच यहाँ पर क्या है, आपको एक कंपैरेटिव स्टडी आपको लेकर के चलना है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। और ये जो आपका कंपैरेटिव स्टडी होगा, ये दोनों के राजनीतिक, ये दोनों के ही क्या है, राजनीतिक उद्देश्य के संदर्भ में होगा। ये दोनों के ही राजनीतिक उद्देश्य के संदर्भ में होगा। दोनों के ही राजनीतिक उद्देश्य के संदर्भ में आप क्या है, लेकर के चलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता के चलेंगे कि यहाँ पे जो तुर्क हैं, तो तुर्कों का जो भौगोलिक संदर्भ आप लेकर के चलेंगे। तुर्कों का सब कुछ बनाइएगा, है ना। तुर्कों का जो भौगोलिक संदर्भ आप लोग लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पर तुर्कों का जो भौगोलिक संदर्भ, यानी कि जो ज्योग्राफिकल रेफरेंस आपको लेकर के चलना है, वो कहाँ से लेकर चलना है? बिल्कुल एक ही लाइन में लिखेंगे, एक शब्दावली दे देंगे, मध्य एशियाई क्षेत्र। मध्य एशियाई क्षेत्र, यानी कि इनका जो ज्योग्राफिकल रेफरेंस आप लेकर के चलेंगे, वो कहाँ से लेकर चलेंगे? वो मध्य एशियाई क्षेत्रों के साथ आपको लेकर के चलना है। यानी कि मामला किसका बनाया हमने? भारत पर तुर्कों का आक्रमण। और जो भारत पर तुर्कों का आक्रमण है, उसमें हमने क्या है, इस मामले को थोड़ा क्लासिफाइड किया है, यानी कि इसका वर्गीकरण हमने किया है। और इसका वर्गीकरण हम क्या है, दो प्रकार से लेकर के चलेंगे। एक सेक्शन आपका किसका बनेगा? महमूद गजनवी साहब का बनेगा। और एक सेक्शन आपका किसका बनेगा? मोहम्मद गोरी का बनेगा। इन दोनों के बीच दरअसल आज आपको क्या है, सबसे पहले एक कंपैरेटिव स्टडी लेकर के चलना है, एक तुलनात्मक अध्ययन आपको करके चलना है। और ये जो आपका तुलनात्मक अध्ययन होगा, ये इनके राजनीतिक जो उद्देश्य हैं उनके संदर्भ में आप लेकर के चलेंगे। और तुर्कों का जो ज्योग्राफिकल रेफरेंस आपको लेकर के चलना है, वो मध्य एशियाई क्षेत्रों के साथ आपको लेकर के चलना है। आप प्यार के साथ कुछ बातें यहाँ पे समझ के चलो।
अगर आप बात करते हैं किसकी, महमूद गजनवी साहब की, तो अगर आप महमूद गजनवी के साथ इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य जोड़ने की बात करेंगे, अगर आप इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य जोड़ने की बात करेंगे, अगर आप इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य जोड़ने की बात करेंगे, तो पहली तो बात क्या है, पहली तो बात यह है कि इनके साथ राजनीतिक उद्देश्य को जोड़ना क्या है, तर्क संगत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से आपको शुरुआत में क्या है जागरूक करके चल रहा हूं, ये ठीक नहीं है, तर्क संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने इस नाते कहा क्योंकि जो महमूद गजनवी साहब हैं, जो महमूद गजनवी साहब हैं, ये भारत में, ये भारत में मुस्लिम, ये भारत में मुस्लिम साम्राज्य की, ये भारत में मुस्लिम साम्राज्य की, ये भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, ये भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं करना चाहते थे, ये भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं करना चाहते थे, ये भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं करना चाहते थे। तो आप चाहकर भी इनके साथ क्या है राजनीतिक उद्देश्य का जुड़ाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई मोटिव था ही नहीं कि उनको भारत में आकर के नाना प्रकार के सैन्य अभियानों का संचालन करना था, और उन नाना प्रकार के सैन्य अभियानों के संचालन के आलोक में भारत में किसी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करनी थी। ऐसा बिल्कुल भी आपको लेकर के नहीं चलना है। अच्छा, अगर आप मोहम्मद गोरी की बात करेंगे, तो मोहम्मद गोरी के साथ देखिएगा आपको क्या करना है कि अगर आप इनके साथ इनका राजनीतिक उद्देश्य जोड़ेंगे, अगर आप इनके साथ इनका राजनीतिक उद्देश्य जोड़ के चलेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जब आप इनके साथ इनका राजनीतिक उद्देश्य जोड़ने की बात करेंगे तो आपको बल किस बात को लेकर मिलेगा, आप कहेंगे कि ये जो चर्चा रहेगी, चर्चा तर्कसंगत रहेगी, चर्चा जो आपकी है क्या रहेगी, तर्कसंगत रहेगी। यहां आप जोड़ सकते हैं चर्चा तर्कसंगत रहेगी, चर्चा तर्कसंगत रहेगी। ऐसा हमने क्यों कहा कि यहाँ पे जो चर्चा आपकी तर्कसंगत रहेगी, ऐसा इस नाते हमने कहा साथियों कि जो मोहम्मद गोरी साहब हैं, ये भारत में मुस्लिम साम्राज्य की, ये भारत में क्या है मुस्लिम साम्राज्य की, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो ये डिस्कशन बिल्कुल शुरुआत में आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ताकि आने वाली जो चर्चाएं हैं, आने वाली चर्चाओं में किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना आपको करके ना चलना पड़े। तो इस तरीके से आपको पूरा ड्राफ्टिंग बनाना है, यानी कि भारत पर जो आपका तुर्कों का आक्रमण है, पहले आप उसको वर्गीकृत करके चलेंगे महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के माध्यम से। फिर इनके बीच आप क्या है एक प्रॉपर कंपैरेटिव स्टडी लेकर के आएंगे, और वो किस संदर्भ में आपका आ जाना चाहिए, इनके राजनीतिक उद्देश्यों के संदर्भ में। तो महमूद गजनवी के साथ अगर आप उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य जोड़ने की बात करेंगे, तो पहली बात तो क्या कि चर्चा आपकी तर्कसंगत नहीं मानी जाएगी। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि भारत में वो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं करना चाहते थे। मोहम्मद गोरी के साथ अगर आप उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य जोड़ने की बात करेंगे तो आप जोड़ सकते हैं, हम आपको पूरी छूट दे रहे हैं। और आपकी चर्चा क्या मानी जाएगी, तर्क संगत मानी जाएगी, क्योंकि मोहम्मद गोरी साहब क्या हैं भारत में वास्तव में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या, यहां पर किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप लिखना प्रारंभ करेंगे। हम आपको कुछ बढ़िया बातें लिखा देते हैं। देखिएगा, लिखना बहुत जरूरी है। जब आप लिखेंगे, लिखाने का बड़ा फायदा क्या है, आप हमारे शब्द ले पाएंगे, और जब आप हमारे शब्द ले पाएंगे तो आपको नाना प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो आपको क्या है प्राप्त होंगी। आपका कंटेंट बढ़िया बनेगा, आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया बनेगा, आप अपनी परीक्षा के लिए अपने आप को क्या है गहराई में जाकर के तैयार करवा पाएंगे। प्रारंभ करते हैं, लिखेगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत
मुस्लिम आक्रमणों की मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत अरबों के आक्रमण के साथ मानी गई। मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत अरबों के आक्रमण के साथ मानी गई। मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत अरबों के आक्रमण के साथ मानी गई। हालांकि भारत पर आक्रमण किए जाने के संदर्भ में हालांकि भारत पर आक्रमण किए जाने के संदर्भ में हालांकि भारत पर आक्रमण किए जाने के संदर्भ में हालांकि भारत पर आक्रमण किए जाने के संदर्भ में अरबों का कोई बड़ा हालांकि भारत पर आक्रमण किए जाने के संदर्भ में अरबों का कोई बड़ा राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं था। हालांकि भारत पर आक्रमण किए जाने के संदर्भ में अरबों का कोई बड़ा राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने लेकिन फिर भी उन्होंने लेकिन फिर भी उन्होंने लेकिन फिर भी उन्होंने भारत के सिंध प्रांत पर लेकिन फिर भी उन्होंने भारत के सिंध प्रांत पर लेकिन फिर भी उन्होंने भारत के सिंध प्रांत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन फिर भी उन्होंने भारत के सिंध प्रांत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। हालांकि इस संदर्भ में यह माना गया 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 कि अरब क्षेत्र के आक्रमणकारी हालांकि इस संदर्भ में यह माना गया कि अरब क्षेत्र के आक्रमणकारी हालांकि इस संदर्भ में यह माना गया कि अरब क्षेत्र के आक्रमणकारी ऐसा व्यवहार करके हालांकि इस संदर्भ में यह माना गया कि अरब क्षेत्र के आक्रमणकारी ऐसा व्यवहार करके सिंध के शासक दाहिर को 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 एक सजा देना चाहते थे। सिंध के शासक दाहिर को एक सजा देना चाहते थे। सिंध के शासक दाहिर को एक सजा देना चाहते थे। सिंध के शासक दाहिर को एक सजा देना चाहते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे आप लोग। अब नेक्स्ट पैराग्राफ मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर 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 अरबों के आक्रमण के पश्चात मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर अरबों के आक्रमण के पश्चात तुर्कों के आक्रमण होने प्रारंभ हुए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर अरबों के आक्रमणों के पश्चात तुर्कों के आक्रमण होने प्रारंभ हुए तुर्कों के आक्रमण होने प्रारंभ हुए। तुर्कों के आक्रमणों की प्रक्रिया में 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 महमूद गजनवी तुर्कों के आक्रमणों की प्रक्रिया में महमूद गजनवी तुर्कों के आक्रमणों की प्रक्रिया में महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी जैसे लोग तुर्कों के आक्रमणों की प्रक्रिया में महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी जैसे लोग काफी लोकप्रिय रहे काफी लोकप्रिय रहे काफी लोकप्रिय रहे काफी लोकप्रिय रहे।
चौंकाने वाली बात तो यह है कि, अब मेरी बातों को समझना, चौंकाने वाली बात तो यह है कि चौंकाने वाली बात तो यह है कि मोहम्मद गोरी की तुलना में, चौंकाने वाली बात तो यह है कि मोहम्मद गोरी की तुलना में, चौंकाने वाली बात तो यह है कि मोहम्मद गोरी की तुलना में, चौंकाने वाली बात तो यह है कि मोहम्मद गोरी की तुलना में महमूद गजनवी को महमूद गजनवी को महमूद गजनवी को एक योग्य सेनापति माना गया। महमूद गजनवी को एक योग्य सेनापति माना गया। महमूद गजनवी को एक योग्य सेनापति माना गया। लेकिन फिर भी महमूद गजनवी लेकिन फिर भी महमूद गजनवी लेकिन फिर भी महमूद गजनवी भारत में किसी मुस्लिम साम्राज्य को लेकिन फिर भी महमूद गजनवी भारत में किसी मुस्लिम साम्राज्य को लेकिन फिर भी महमूद गजनवी भारत में किसी मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित नहीं कर पाए स्थापित नहीं कर पाए स्थापित नहीं कर पाए स्थापित नहीं कर पाए। ऐसा इस नाते क्योंकि ऐसा इस नाते क्योंकि ऐसा इस नाते क्योंकि भारतीय क्षेत्रों में ऐसा इस नाते क्योंकि भारतीय क्षेत्रों में सैन्य अभियानों के संचालन के आलोक में ऐसा इस नाते क्योंकि भारतीय क्षेत्रों में सैन्य अभियानों के संचालन के आलोक में महमूद गजनवी का महमूद गजनवी का महमूद गजनवी का अपना कोई महमूद गजनवी का अपना कोई राजनीतिक उद्देश्य था ही नहीं। महमूद गजनवी का अपना कोई राजनीतिक उद्देश्य था ही नहीं। महमूद गजनवी का अपना कोई राजनीतिक उद्देश्य था ही नहीं। लेकिन जब चर्चा लेकिन जब चर्चा लेकिन जब चर्चा मोहम्मद गोरी के सैन्य अभियानों पर करनी हो लेकिन जब चर्चा मोहम्मद गोरी के सैन्य अभियानों पर करनी हो लेकिन जब चर्चा मोहम्मद गोरी के सैन्य अभियानों पर करनी हो, बात को समझना, लेकिन जब चर्चा मोहम्मद गोरी के सैन्य अभियानों पर करनी हो तब तो यही कहना होगा 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 कि मोहम्मद गोरी ने अपने और राजनीतिक उद्देश्य को तब तो यही कहना होगा कि मोहम्मद गोरी ने तब तो यही कहना होगा कि मोहम्मद गोरी ने अपने और राजनीतिक उद्देश्य को आधार बनाते हुए अपने राजनीतिक उद्देश्य को आधार बनाते हुए अपने राजनीतिक उद्देश्य को आधार बनाते हुए भारतीय क्षेत्रों में सैन्य अभियानों का संचालन किया। भारतीय क्षेत्रों में सैन्य अभियानों का संचालन किया। भारतीय क्षेत्रों में सैन्य अभियानों का संचालन किया। असल में मोहम्मद गोरी का राजनीतिक उद्देश्य एकदम साफ था। असल में मोहम्मद गोरी का राजनीतिक उद्देश्य एकदम साफ था। असल में मोहम्मद गोरी का राजनीतिक उद्देश्य एकदम साफ था। असल में मोहम्मद गोरी का राजनीतिक उद्देश्य एकदम साफ था। वह हर हाल में वह हर हाल में वह हर हाल में भारतीय संसाधनों पर वह हर हाल में भारतीय संसाधनों पर वह हर हाल में भारतीय संसाधनों पर
अपना राजनीतिक नियंत्रण वह हर हाल में भारतीय संसाधनों पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करके वह हर हाल में भारतीय संसाधनों पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करके भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। कुल मिलाकर अब यह कह देने में कोई समस्या नहीं कुल मिलाकर अब यह कह देने में कोई समस्या नहीं कुल मिलाकर अब यह कह देने में कोई समस्या नहीं कुल मिलाकर अब यह कह देने में कोई समस्या नहीं कि महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी कुल मिलाकर अब यह कह देने में कोई समस्या नहीं कि महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी अपने अपने राजनीतिक उद्देश्यों में 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 काफी अंतर लेके चले अपने अपने राजनीतिक उद्देश्यों में काफी अंतर लेके चले अपने अपने राजनीतिक उद्देश्यों में काफी अंतर लेके चले अपने अपने राजनीतिक उद्देश्यों में काफी अंतर लेके चले प्रतिफल प्रतिफल सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट प्रतिफल प्रतिफल महमूद गजनवी प्रतिफल महमूद गजनवी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का प्रतिफल महमूद गजनवी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का प्रतिफल महमूद गजनवी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक नहीं माना गया प्रतिफल महमूद गजनवी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक नहीं माना गया प्रतिफल महमूद गजनवी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि मोहम्मद गोरी ही बल्कि मोहम्मद गोरी ही बल्कि मोहम्मद गोरी ही बल्कि मोहम्मद गोरी ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का बल्कि मोहम्मद गोरी ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना गया बल्कि मोहम्मद गोरी ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का फाउंडर यानी कि संस्थापक माना गया। तो फिलहाल आप बताइए कि आप ये जो डिस्कशन हमने आपके सामने रखा है क्या आप इसके साथ सहूलियत प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं क्या ये चीजें आपके समझ में आ रही हैं या नहीं। देखो शुरुआत में इस प्रकार के डिस्कशन करना काफी जरूरी हो जाता है तो हमें पढ़ना ही है कि भारत में जो आपका तुर्कों का आक्रमण है उसके दो सेक्शंस आपको लेकर के चलने हैं लेकिन यहां पर हमने महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बीच में शुरुआत में क्या है एक कंपैरेटिव स्टडी कर ली है और हमने अपने आप को समझा लिया है कि हम महमूद गजनवी की ओर से कभी ये नहीं कहेंगे कि वो भारत में किसी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। भारत में अगर मुस्लिम साम्राज्य का कोई संस्थापक माना जाएगा तो मोहम्मद गोरी को ही माना जाएगा और ऐसा इस नाते है क्योंकि मोहम्मद गोरी क्या है अपने राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर के एकदम क्या है पाक साफ है प्रॉपर जो है क्लैरिफिकेशन लेके चल रहे हैं कि भैया मुझे तो हर हाल में एट एनी कॉस्ट क्या है भारतीय संसाधनों पर अपने राजनीतिक नियंत्रण को स्थापित करना है और भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना है। महमूद गजनवी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है अलग है। अब जैसे हम आपको कुछ बातें समझाते हैं लुसेंट को जरा किनारे पर रख देंगे लुसेंट को कोई आवश्यकता नहीं अब आपको पढ़ने की तरीका क्या अपनाना है अगेन फिर हेडिंग बनाइए ये ड्राफ्टिंग आपको बोर्ड से बनाना है। भारत पर
तुर्कों का आक्रमण, भारत पर तुर्कों का आक्रमण, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो देखो, जो भारत पर तुर्कों का आक्रमण है उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण चरित्र हैं, जो आपके महत्वपूर्ण चरित्र हैं, तो महत्वपूर्ण चरित्र जो है तीन प्रकार से बन के आते हैं। यहां पर अगर आप शुरुआत करोगे, एक व्यक्ति आपने सुना होगा, उसका नाम क्या है? अल्पतगीन। अल्पतगीन। एक व्यक्ति है जिनका नाम है सुबुक्तगीन। सुबुक्त, सुबुक्तगीन। और एक व्यक्ति आपको कौन मिलेंगे? महमूद गजनवी। हम आप शुरुआत कर रहे हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। अगर आप हम पर थोड़ा भी भरोसा करते हैं, अगर आप हम पर थोड़ा भी भरोसा करते हैं, तो भारत पर तुर्कों का जो आपका आक्रमण है, आप उसके जब प्रारंभिक दौर की बात करेंगे, तो प्रारंभिक दौर में जो है, आप ये तो कहेंगे कि कुछ चरित्र आपके सामने आते हैं, जैसे अल्पतगीन आपके सामने आते हैं, या सुबुक्तगीन आपके सामने आते हैं, या महमूद गजनवी आपके सामने आते हैं। हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि यहाँ पर अल्पतगीन को आप गोली मार दो, उड़ा दो। इनको चर्चा में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम मानते हैं कि लूसेंट में इस नाम को थोड़ा प्रमोट किया गया है, लेकिन कोई वजह बनती नहीं है। अल्पतगीन को रखो किनारे। या तो सहारा आप किसका लेंगे? सुबुक्तगीन का सहारा लेंगे, या फिर सहारा आप किसका लेंगे? महमूद गजनवी का सहारा आप लेंगे। और शुरुआती दौर की जब आप बात करेंगे, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो करेक्टर आपके सामने आएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो करेक्टर आपके सामने आएंगे, वो कौन आएंगे आपके सामने? महमूद गजनवी साहब ही आएंगे। तो उनको हम अपनी चर्चा में शामिल नहीं करेंगे। चर्चा में शामिल किसको करेंगे? या तो सुबुक्तगीन को करेंगे, या फिर किसको करेंगे? महमूद गजनवी को करेंगे। कैसे चर्चा करनी है, आइए। टाइम जब मैं आपको दूंगा, मेरी परंपरा है, मैं इतिहास पढ़ाते समय हर बात पर ना तो आपको डेट देता हूं, ना हर बात पे आपको क्या, वर्ष देता हूं। नहीं, डेट वही जुड़ेगा जो जरूरी है, और वर्ष वही जुड़ेगा जो जरूरी है। हर प्रकार की चर्चा में साथियों, ना तो डेट जोड़ने की आवश्यकता है, ना वर्ष जोड़ने की आवश्यकता है। अगर ऐसा करोगे तो इतिहास आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, लेके डूब जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी हम देखते हैं ऐसा ही करते हैं, हर चर्चा में डेट जोड़ने का कार्य करते हैं, या हर चर्चा में क्या है, वर्ष जोड़ने का कार्य करते हैं। अगर आपने जुड़ाव हमारे साथ किया है, इन सबको किनारे करो। डेट वही लो जो काम की है, और वर्ष वही लो जो काम का है। ये क्लास आपको समझा देगी। जैसे हमने एक करेक्टर यहां से उठाया, सुबुक्तगीन। ऐसे बनाओ, सुबुक्तगीन। और ये जो आपके सुबुक्तगीन साहब हैं, इनकी थोड़ी सी प्रशंसा कर देते हैं। ये असल में ऐसा मान के चलो, आपकी गजनी के शासक हैं, गजनी के शासक हैं। और ये जो आपके सुबुक्तगीन है, गजनी के शासक हैं, और भारतीय संसाधनों पर, भारतीय संसाधनों पर, भारतीय संसाधनों पर अपना राजनीतिक नियंत्रण, भारतीय संसाधनों पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे। भारतीय संसाधनों पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। ये बात आपको यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। अब आगे की चर्चा में अभी वर्ष नहीं जोड़ेंगे। आगे की चर्चा में क्या होगा? आगे की चर्चा में आप ये होगा कि आप दिखाएंगे क्या, एक संघर्ष की चर्चा आप करेंगे, एक संघर्ष की चर्चा आप करेंगे। और ये जो आपका संघर्ष होगा, इस संघर्ष की जब आप चर्चा करेंगे, तो चर्चा आप कैसे करेंगे? एक और आप लेके चलेंगे भारतीय क्षेत्र।
एक और आप क्या लेके चलेंगे, भारतीय क्षेत्र आप लेकर के चलेंगे, और एक और आप क्या लेके चलेंगे, तुर्कों को आप लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे, तुर्कों को आप लेके चलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर भारतीय क्षेत्र का मतलब क्या होगा, आपका पंजाब होगा। और इस समय पंजाब के शासक जो आपको दिखाने हैं, तो इस समय पंजाब के शासक जो आप दिखा के चलेंगे, उनका नाम क्या होगा, जयपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जयपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जयपाल हो जाएगा। और यहां पर तुर्कों की ओर से साथियों आप क्या दिखाएंगे, तो मेजर करेक्टर कौन है आपके, सुबुक्तगीन। मेजर करेक्टर कौन है आपके, सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन के साथ कौन है आपके, पूरा ही नाम लिख लेते हैं, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। ये बनाइए पूरा आप पहले, कि अगर आप भारत पर तुर्कों के आक्रमण को लेकर के चलोगे, और जब आप अपनी प्रारंभिक चर्चाएं करोगे, तो आपका डिस्कशन कुछ इस रूप में सामने आ जाना चाहिए, है ना, कि कुछ करैक्टर आपके सामने आ रहे हैं। जैसे अल्पतगीन को तो हमने मना कर दिया, इनको आप अपनी चर्चा में शामिल नहीं करेंगे। सुबुक्तगीन साहब हो जाते हैं, महमूद गजनवी साहब हो जाते हैं, है ना। लेकिन जब आप अपनी चर्चा यहाँ पर लाने का प्रयास करोगे, तो आपका जो बड़ा डिस्कशन है, आपका बड़ा डिस्कशन किस किस की ओर से आ जाना चाहिए, सुबुक्तगीन या महमूद गजनवी, इसकी ओर से आ जाना चाहिए। अब हमने कंडीशन क्या बनाया, कि आप ये मान के चलेंगे कि सुबुक्तगीन क्या है, गजनी के शासक हैं, और इनके पास अपना एक क्या है, मोटिव है। और मोटिव क्या है, कि भारतीय संसाधनों पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। जिसमें आपको क्या है, एक संघर्ष की चर्चा आपको करनी पड़ेगी। संघर्ष की चर्चा क्या है, एक और आप एक भारतीय क्षेत्र यहां पर लेके चलेंगे, और भारतीय क्षेत्र आपका क्या बनेगा, पंजाब। और पंजाब के शासक कौन होंगे, जयपाल होंगे। एक तरफ आप किसको लेके चलेंगे, तुर्कों को आप लेके चलेंगे, और तुर्कों की ओर से कौन कौन होंगे आपके, सुबुक्तगीन। और उनके पुत्र का नाम क्या है यहाँ पर, महमूद गजनवी। उनके पुत्र का नाम क्या है, महमूद गजनवी। इस प्रकार से क्या है, आपको ये चर्चा अपने यहाँ पे बनानी है। यहां तक का हो गया होगा। अब हल्की सी लैंग्वेज बना लो, लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। देखो, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 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 तुर्कों की ओर से जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि तुर्कों की ओर से भारतीय क्षेत्रों पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि तुर्कों की ओर से भारतीय क्षेत्रों पर पहला व्यवस्थित आक्रमण पहला व्यवस्थित आक्रमण पहला व्यवस्थित आक्रमण पहला व्यवस्थित आक्रमण गजनी के शासक पहला व्यवस्थित आक्रमण गजनी के शासक पहला व्यवस्थित आक्रमण गजनी के शासक सुबुक्तगीन की ओर से किया गया। पहला व्यवस्थित आक्रमण गजनी के शासक सुबुक्तगीन की ओर से किया गया। पहला व्यवस्थित आक्रमण गजनी के शासक सुबुक्तगीन की ओर से किया गया। सुबुक्तगीन की ओर से किया गया। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 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 सुबुक्तगीन की ओर से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सुबुक्तगीन की ओर से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सुबुक्तगीन की ओर से यह आक्रमण महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सुबुक्तगीन की ओर से यह आक्रमण महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सुबुक्तगीन की ओर से यह आक्रमण पंजाब के शासक पंजाब के शासक पंजाब के शासक पंजाब के शासक जयपाल के संदर्भ में किया गया। पंजाब के शासक जयपाल के संदर्भ में किया गया। पंजाब के शासक जयपाल के संदर्भ में किया गया। ठीक है, सुनो मेरी बात। दो तीन प्रकार के पेन रखा करो अपने पास। ओके,
दो तीन प्रकार के पेन रखा करो। मैं बीच बीच में जब बोलूंगा ना कि पेन चेंज करो, तो पेन चेंज कर देना। जैसे पेन चेंज करो अपना, लिखो कुछ। गजनी के शासक सुबुक्तगीन की ओर से, गजनी के शासक सुबुक्तगीन की ओर से, गजनी के शासक सुबुक्तगीन की ओर से पंजाब पर आक्रमण इस नाते किया गया। गजनी के शासक सुबुक्तगीन की ओर से पंजाब पर आक्रमण इस नाते किया गया। गजनी के शासक सुबुक्तगीन की ओर से पंजाब पर आक्रमण इस नाते किया गया क्योंकि पंजाब, क्योंकि पंजाब उत्तर पश्चिमी भारत का, क्योंकि पंजाब उत्तर पश्चिमी भारत का, क्योंकि पंजाब उत्तर पश्चिमी भारत का, क्योंकि पंजाब उत्तर पश्चिमी भारत का हमेशा से, क्योंकि पंजाब उत्तर पश्चिमी भारत का हमेशा से एक उपजाऊ क्षेत्र माना गया, हमेशा से एक उपजाऊ क्षेत्र माना गया, हमेशा से एक उपजाऊ क्षेत्र माना गया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि, चौंकाने वाली बात तो यह है कि, चौंकाने वाली बात तो यह है कि, अब गौर करना, कहानी बदलेगी, कहानी पलट जाएगी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पंजाब के विरुद्ध, चौंकाने वाली बात तो यह है कि पंजाब के विरुद्ध, चौंकाने वाली बात तो यह है कि पंजाब के विरुद्ध होने वाले इस संघर्ष में, चौंकाने वाली बात तो यह है कि पंजाब के विरुद्ध होने वाले इस संघर्ष में, चौंकाने वाली बात तो यह है कि पंजाब के विरुद्ध होने वाले इस संघर्ष में तुर्कों की सेना, तुर्कों की सेना, तुर्कों की सेना जयपाल पर भारी पड़ रही थी, तुर्कों की सेना जयपाल पर भारी पड़ रही थी, तुर्कों की सेना जयपाल पर भारी पड़ रही थी, तुर्कों की सेना जयपाल पर भारी पड़ रही थी। लेकिन जयपाल ने, लेकिन जयपाल ने सुबुक्तगीन के समक्ष, लेकिन जयपाल ने सुबुक्तगीन के समक्ष, लेकिन जयपाल ने सुबुक्तगीन के समक्ष एक संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन जयपाल ने सुबुक्तगीन के समक्ष एक संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन जयपाल ने सुबुक्तगीन के समक्ष एक संधि का प्रस्ताव रखा, एक संधि का प्रस्ताव रखा। इसी संधि के आलोक में, 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 इसी संधि के आलोक में जयपाल की ओर से, इसी संधि के आलोक में जयपाल की ओर से, इसी संधि के आलोक में जयपाल की ओर से एक बड़ी मात्रा में धन दिया गया, एक बड़ी मात्रा में धन दिया गया, एक बड़ी मात्रा में धन दिया गया। प्रतिफल, प्रतिफल सुबुक्तगीन, प्रतिफल सुबुक्तगीन अपनी सेना को साथ लेते हुए, प्रतिफल सुबुक्तगीन अपनी सेना को साथ लेते हुए, प्रतिफल सुबुक्तगीन अपनी सेना को साथ लेते हुए, अपनी सेना को साथ लेते हुए भारतीय क्षेत्रों से लौट गया, अपनी सेना को साथ लेते हुए भारतीय क्षेत्रों से लौट गया, अपनी सेना को साथ लेते हुए भारतीय क्षेत्रों से लौट गया, अपनी सेना को साथ लेते हुए भारतीय क्षेत्रों से लौट गया, अपनी सेना को साथ लेते हुए
भारतीय क्षेत्रों से लौट गया। पेन चेंज करो। हालांकि इस संधि का विरोध महमूद गजनवी की ओर से किया गया था। ये जोड़ना अब जरूरी हो गया है। हालांकि इस संधि का विरोध महमूद गजनवी की ओर से किया गया था। हालांकि इस संधि का विरोध महमूद गजनवी की ओर से किया गया था। हालांकि इस संधि का विरोध महमूद गजनवी की ओर से किया गया था। हालांकि इस संधि का विरोध महमूद गजनवी की ओर से किया गया था, क्योंकि महमूद गजनवी का क्योंकि महमूद गजनवी का क्योंकि महमूद गजनवी का मानना यह था 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 कि पंजाब जैसे उपजाऊ क्षेत्र पर 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 राजनीतिक नियंत्रण कि पंजाब जैसे उपजाऊ क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने में कोई समस्या नहीं स्थापित करने में कोई समस्या नहीं स्थापित करने में कोई समस्या नहीं। तो भाई ये मामला किसका रहा? सुबुक्तगीन साहब का रहा। तो अल्पतगीन को आपको छोड़ के चलना है और सुबुक्तगीन की जो चर्चा है वो इस रूप में आपको लेकर के चलनी है। वर्ष वगैरह, डेट वगैरह अभी आपको कुछ नहीं बताना है। पंजाब का रेफरेंस आपको लेकर के चलना था और एक कंटेंट आपको यहाँ पे बनाना था। वो कंटेंट हमने आपको क्या है दे दिया है। बड़ी सावधानी से आप अपनी बातों को नोट डाउन करेंगे और समझेंगे। हालांकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हम अपनी ओर से क्या है पूरी मेहनत करके चलते हैं, लेकिन आपको भी तो करनी है भाई, है ना? मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे भारत में उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो प्रवक्ता के अंतर्गत जो लोग अध्यापक बनते हैं उनको सबसे बड़ी मात्रा में वेतन दे के चलता है। उत्तर प्रदेश में भी इतना वेतन नहीं है जितना आपके यहाँ पर वेतन है। जी जान लगा दो, अपनी ताकत लगा दो जितनी लगा सकते हो। जितना समय अपने अध्ययन को दे सकते हो उतना समय दो। अगर आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है तो मैं बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आपको ये बात कह के जा रहा हूं आज कि मैं कभी नंबर ऑफ क्लासेस देखने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मुझे मतलब है पढ़ाने से। मुझे पढ़ाने से मतलब है। आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से आप अपना कंटेंट बनाइएगा। पढ़ने की प्रक्रिया में, समझने की प्रक्रिया में अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ चुका है। आप व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा कि साहब ये बात समझा दो, इस तरीके से क्या करना है या इसका मतलब क्या है। और विदाउट एनी हेजिटेशन आप व्हाट्सएप छोड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम मंगल ग्रह के आदमी नहीं हैं, हम भी आप ही के बीच के हैं। तो अगर कोई समस्या है तो रखा करो उसको। अब देखो कहानी क्या बनानी है। कहानी ये बनानी है, आइए। हमने जैसे लिखा सुबुक्त गीन। सुबुक्त गीन, ठीक है? बात को समझना। अब एक काम करो, डेट अभी भी नहीं जुड़ेगा, केवल कंडीशन बनाओ। अब यहां पे हम देखेंगे सुबुक्त गीन की मृत्यु का धरातल। जैसे मैंने क्या बनाया, मृत्यु का धरातल। इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं इनकी डेथ हो गई है, ये चले गए। अब मृत्यु का धरातल है तो ये कहाँ के शासक थे? ये भाई गजनी के शासक थे। तो मृत्यु का धरातल है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि गजनी गजनी की गद्दी के संदर्भ में गजनी की गद्दी के संदर्भ में गजनी की गद्दी के संदर्भ में उत्तराधिकार
उत्तराधिकार का प्रश्न, उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा हुआ, उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा हुआ, उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा हुआ, है ना। कि भी अगर एक व्यक्ति गजनी का शासक बना हुआ है, अगर उस व्यक्ति की डेथ होती है तो सीधी सी बात है, अब गद्दी यानी कि गजनी की जो गद्दी है उसके संदर्भ में उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा होगा। उत्तराधिकार के प्रश्न पैदा होने का सही मतलब यह है कि अब आपको यह दिखाना होगा कि सुबुक्तगीन के बाद गजनी की गद्दी पर कौन आएगा। तो बड़ी वजह हम आपको बताते हैं। बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यहां से ये बन जाती है कि आप ये जोड़ के चलेंगे कि विकल्प क्या क्या थे, विकल्प क्या क्या थे, विकल्प क्या क्या थे। और ये विकल्प आपको किसकी ओर जोड़ने हैं? ये सुबुक्त गिन की ओर ही जोड़ने हैं। यानी कि हमको ये देखना है कि सुबुक्त गिन के पास विकल्प क्या क्या थे जब वो जिंदा थे, जब वो क्या है, जिंदा थे। तो विकल्प क्या है? दो तरीके से हैं। विकल्प क्या है? एक तो है इस्माइल, इस्माइल। और ये जो आपके इस्माइल हैं, ये कौन है? ये सुबुक्तगीन के पुत्र हैं। और एक कौन आपके? महमूद, जिनको आप कैसे कहते हैं? महमूद गजनबी। एक है महमूद, एक है महमूद, एक क्या है? महमूद है। यानी कि सुबुक्तगीन के पास अगर वो उत्तराधिकार के प्रश्न को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं अपने जीवन काल में ही, जो उन्होंने किया, ऐसा होता है राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में, ऐसा साथी होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में है, सिंहासन पर है, अगर उसको लगता है कि मेरा समय नजदीक आ गया है, तो वो सर्वोत्तम विकल्पों में से एक विकल्प को चुनने का कार्य करता है और उसी को अपना क्या है? उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। उसी को अपना क्या है? उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। तो यहां पर क्या है? सुबुक्तगीन के पास दो प्रकार के विकल्प हैं। एक विकल्प क्या है? इस्माइल है। और एक विकल्प किसका है? महमूद गजनवी का है। अब कहानी कैसे बदली? कहानी ऐसे बदली कि इनके साथ योग्यता जोड़ो और इनके साथ भी क्या योग्यता जोड़ो। और अगर आप इन दोनों की योग्यताओं में कोई कंपैरेटिव स्टडी करने की बात करेंगे तो महमूद गजनवी क्या है? अपर हैंड पे आपको नजर आएंगे, यानी कि ये क्या है? ज्यादा योग्य हैं। और जो आपके इस्माइल हैं वो आपको क्या है? लोअर हैंड पर नजर आएंगे, यानी कि ये क्या है? महमूद गजनवी के कंपैरिजन में क्या है? कम योग्य है। ये महमूद गजनवी का कंपैरिजन में क्या है? कम योग्य है। लेकिन मामला कैसे बदला? मामला ऐसे बदला, सुबुक्तगीन ने महमूद गजनवी की योग्यताओं को, की योग्यताओं को नकारात्मक मानते हुए, नकारात्मक मानते हुए, भाई नकारात्मक इस नाते माना गया था क्योंकि महमूद गजनवी साहब क्या है? ये बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। यानी कि सुबुक्तगीन को ऐसा लगता है कि महत्वाकांक्षा में कहीं ऐसा ना हो कि गजनी का पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको ही बिगाड़ के रख दे। तो ये कहा जाता है, हम इसको ऐसे डील करते हैं कि सुबुक्तगीन ने महमूद गजनवी की योग्यताओं योग्यताओं को योग्यताओं को नकारात्मक मानते हुए, योग्यताओं को नकारात्मक मानते हुए अपना वैध उत्तराधिकारी, अपना लीगल सक्सेसर, अपना वैध उत्तराधिकारी, अपना वैध उत्तराधिकारी, अपना वैध उत्तराधिकारी इस्माइल को चुना, अपना वैध उत्तराधिकारी इस्माइल को चुना, अपना वैध उत्तराधिकारी इस्माइल को चुना, अपना वैध उत्तराधिकारी इस्माइल को चुना। ये कहानी बनी। और ये सब जो आपके सुबुक्तगीन हैं उन्होंने अपने जीवन काल में ही कर लिया था, है ना। लेकिन हमने ऐसे इसको डिस्कस किया है कि उनकी मृत्यु का धरातल, तो गजनी की गद्दी के संदर्भ में उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा होगा। तो सुबुक्तगीन के पास विकल्प क्या क्या हैं?
तो विकल्प दो प्रकार से आपके सामने आएंगे, इस्माइल के रूप में और महमूद के रूप में। लेकिन जब आप इन दोनों के बीच इनकी योग्यताओं को कोई कंपैरेटिव स्टडी करने की बात करेंगे, तो हमने आपको समझा दिया है कि महमूद गजनवी क्या हैं, ज़्यादा योग्य आपको नजर आएंगे, और इस्माइल साहब क्या हैं, ये आपको इनके कंपैरिजन में कम योग्य आपको नजर आएंगे। लेकिन सुबुक्तगीन ने महमूद गजनवी की योग्यताओं को नकारात्मक मानते हुए, है ना, अपना वैध उत्तराधिकारी इस्माइल को चुना। यहां तक बन गया होगा। अब बनाओ एक कंटेंट, एक पैराग्राफ बना लो, लिखो। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 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 गजनी के शासक जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि गजनी के शासक जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि गजनी के शासक सुबुक्तगीन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि गजनी के शासक सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उन्हीं के पुत्र इस्माइल को 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 गजनी का शासक उन्हीं के पुत्र इस्माइल को गजनी का शासक उन्हीं के पुत्र इस्माइल को गजनी का शासक बनने का मौका मिला। उन्हीं के पुत्र इस्माइल को गजनी का शासक बनने का मौका मिला। लेकिन महमूद गजनबी भी कम महत्वाकांक्षी नहीं था। लेकिन महमूद गजनबी भी कम महत्वाकांक्षी नहीं था। लेकिन महमूद गजनबी भी कम महत्वाकांक्षी नहीं था। वह हर हाल में अपने आप को वह हर हाल में अपने आप को वह हर हाल में अपने आप को गजनी का शासक बनाना चाहता था। वह हर हाल में अपने आप को गजनी का शासक बनाना चाहता था। वह हर हाल में अपने आप को गजनी का शासक बनाना चाहता था। असल में महमूद गजनवी का असल में महमूद गजनवी का असल में महमूद गजनवी का मानना यह रहा असल में महमूद गजनवी का मानना यह रहा असल में महमूद गजनवी का मानना यह रहा कि गजनी की राजनीति को कि गजनी की राजनीति को कि गजनी की राजनीति को एक योग्य व्यक्तित्व की आवश्यकता है कि गजनी की राजनीति को एक योग्य व्यक्तित्व की आवश्यकता है कि गजनी की राजनीति को एक योग्य व्यक्तित्व की आवश्यकता है और जिसके लिए इस्माइल का व्यक्तित्व 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 तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता और जिसके लिए इस्माइल का व्यक्तित्व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता और जिसके लिए इस्माइल का चरित्र तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। ठीक है। अब कहानी कैसे लेके चलनी है? कहानी ऐसे लेके चलनी है, इधर आओ, कि आपने क्या कहा, गजनी
अब देखिए, फिलहाल की कंडीशन के अनुसार गजनी के शासक कौन है? इस्माइल। गजनी के शासक कौन है? इस्माइल। गजनी के शासक कौन है? इस्माइल। और शासक बनने की महत्वाकांक्षा, शासक बनने की महत्वाकांक्षा, शासक बनने की महत्वाकांक्षा किसके पास है? महमूद गजनवी के पास है। हालांकि गजनवी नाम बाद में जोड़ा है, लेकिन चलो पूरा लिख लेते हैं, महमूद गजनवी के पास है। एक भाई क्या है? गजनी की गद्दी पर बैठा हुआ है। और एक भाई के पास क्या है? शासक बनने की महत्वाकांक्षा है, इच्छा नहीं महत्वाकांक्षा है, हर हाल में बनना चाहता है ना। ऐसे में अब होगा क्या? ऐसे में ये होगा कि जो महमूद गजनवी साहब हैं, यानी कि जिनके पास शासक बनने की महत्वाकांक्षा है, उनके साथ आप क्या जोड़ेंगे? एक सहयोगी धरातल जोड़ के चलेंगे। एक सहयोगी धरातल आप जोड़ के चलेंगे। एक सहयोगी धरातल आप जोड़ के चलेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, ये जो सहयोगी धरातल आप बनाएंगे, इसमें आपको जिक्र करना होगा खलीफा का। घबराना मत, अभी बता रहा हूं साइड में, इधर खलीफा का। और खलीफा क्या है? पूरा नाम क्या है इनका? खलीफा अल बिल्लाह। नाम आ चुका है कई बार एग्जामिनेशन में ये, खलीफा अल बिल्लाह। खलीफा अल बिल्लाह। हालांकि एक लेक्चर हम देंगे आपको दिल्ली सल्तनत से पहले, एक लेक्चर हमको देना है जिसमें कुछ शब्दावली आपको हम समझाएंगे। लेकिन यहाँ इतना जान लो कि खलीफा बराबर क्या हो जाता है? खलीफा बराबर हो जाता है हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब, आज इतना लिख के चलो बस, हजरत मोहम्मद साहब का धार्मिक उत्तराधिकारी। हजरत मोहम्मद साहब का धार्मिक उत्तराधिकारी। हजरत मोहम्मद साहब का धार्मिक उत्तराधिकारी। आज ये क्वेश्चन क्या है, आप लेकर के चलेंगे बस। तो शासक बनने की महत्वाकांक्षा आपने किसको दी है? महमूद गजनवी साहब को दी है। शासक कौन है? इस्माइल हैं। और गजनवी की जो महमूद गजनवी की जो महत्वाकांक्षा है, उसके साथ आप क्या जोड़ के चलेंगे? एक सहयोगी धरातल जोड़ के चलेंगे, खलीफा। और खलीफा का नाम क्या होगा? खलीफा अल बिल्लाह। और यहाँ खलीफा का मतलब हमने आपको कैसे बताया है कि खलीफा इक्वल क्या हो जाता है? हजरत मोहम्मद साहब का धार्मिक उत्तराधिकारी। तो कहानी कुछ ऐसे नोट डाउन करके चलना है आपको। खलीफा अल बिल्लाह का, खलीफा अल बिल्लाह का सहयोग प्राप्त करते हुए, सहयोग प्राप्त करते हुए, सहयोग प्राप्त करते हुए महमूद गजनी का शासक बना। महमूद गजनी का शासक बना। महमूद गजनी का शासक बना। इसने एक काम ये ठीक कर दिया हमारे हिसाब से, इस्माइल को मारा नहीं, बल्कि क्या है, इस्माइल को, इस्माइल को गद्दी से हटाकर, इस्माइल को गद्दी से हटाकर, इस्माइल को गद्दी से हटाकर, इस्माइल को गद्दी से हटाकर स्वयं को, स्वयं को, स्वयं को गजनी की, स्वयं को गजनी की गद्दी पर बैठाया। स्वयं को गजनी की गद्दी पर बैठाया। स्वयं को गजनी की गद्दी पर बैठाया। पूरी कहानी बना लो, जरूरी है।
कोई डाउट, कोई परेशानी है ना? तो फिलहाल की कंडीशन के अनुसार हमने क्या डिस्कस किया कि गजनी के शासक कौन है? इस्माइल हैं। और शासक बनने की महत्वाकांक्षा किसके पास है? महमूद गजनवी के पास है ना? तो हमने एक सहयोगी धरातल यहाँ पे जोड़ के आपको दिखाया, खलीफा अलबिल्ला का। और खलीफा का मतलब हल्का सा हमने अभी आपको बताया है। हम कुछ शब्दावलियां आपको समझा करके चलेंगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ इतना मान के चलते हैं कि खलीफा बराबर क्या है? हजरत मोहम्मद साहब का वैध धार्मिक उत्तराधिकारी। तो फाइनली आप ये कहेंगे कि खलीफा अल बिल्ला का सहयोग प्राप्त करते हुए महमूद गजनी का शासक बना। और उसने इस्माइल को मारा नहीं, बल्कि क्या है, इस्माइल को गद्दी से हटाकर स्वयं को गजनी की गद्दी पर बैठाया। ठीक है, अब लिखो जरा थोड़ा सा। अब लिखो जरा थोड़ा सा। देखो, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 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 महमूद खलीफा अल बिल्लाह का 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 सहयोग प्राप्त करते हुए महमूद खलीफा अल बिल्लाह का सहयोग प्राप्त करते हुए महमूद खलीफा अल बिल्लाह का सहयोग प्राप्त करते हुए, कोमा, अपने भाई इस्माइल को गद्दी से हटाते हुए, कोमा, अपने भाई इस्माइल को गद्दी से हटाते हुए, कोमा, अपने भाई इस्माइल को गद्दी से हटाते हुए, कोमा, अपने भाई इस्माइल को गद्दी से हटाते हुए स्वयं गजनी का शासक बना। स्वयं गजनी का शासक बना। स्वयं गजनी का शासक बना। लेकिन अब गौर करना, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि 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 खलीफा अल बिल्लाह ने लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि खलीफा अल बिल्लाह ने लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि खलीफा अल बिल्लाह ने महमूद का सहयोग तो किया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि खलीफा अल बिल्लाह ने महमूद का सहयोग तो किया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि खलीफा अल बिल्लाह ने महमूद का सहयोग तो किया। महमूद का सहयोग तो किया। महमूद का सहयोग तो किया। लेकिन बदले में, अब गौर करना, लेकिन बदले में लेकिन बदले में लेकिन बदले में एक प्रतिबद्धता, यानी कि कमिटमेंट, लेकिन बदले में एक प्रतिबद्धता लेकिन बदले में एक प्रतिबद्धता भी व्यक्त करवा ली। लेकिन बदले में एक प्रतिबद्धता भी व्यक्त करवा ली। लेकिन बदले में एक प्रतिबद्धता भी व्यक्त करवा ली। लेकिन बदले में एक प्रतिबद्धता भी व्यक्त करवा ली कि जब तक आप, गौर करना, कि जब तक आप गजनी के सिंहासन पर रहोगे, कि जब तक आप गजनी के सिंहासन पर रहोगे, कि जब तक आप गजनी के सिंहासन पर रहोगे, कि जब तक आप गजनी के सिंहासन पर रहोगे, कि जब तक आप गजनी के सिंहासन पर रहोगे, तब तक साल में एक बार तब तक साल में एक बार तब तक साल में एक बार
आपको भारत पर आक्रमण करना होगा। तब तो साल में एक बार आपको भारत पर आक्रमण करना होगा। तब तक साल में एक बार आपको भारत पर आक्रमण करना होगा। यही कारण है कि यही कारण है कि इसी प्रतिबद्धता के चलते 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 महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। यही कारण है कि इसी प्रतिबद्धता के चलते यही कारण है कि इसी प्रतिबद्धता के चलते महमूद गजनवी ने यही कारण है कि इसी प्रतिबद्धता के चलते महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। पेन चेंज कर दो अपना अपना पेन चेंज करो। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत पर ना जाने कितने विदेशी लोगों के आक्रमण हुए। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत पर ना जाने कितने विदेशी लोगों के आक्रमण हुए। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत पर ना जाने कितने विदेशी लोगों के आक्रमण हुए। लेकिन महमूद गजनवी लेकिन महमूद गजनवी लेकिन महमूद गजनवी एकमात्र ऐसा लेकिन महमूद गजनवी एकमात्र ऐसा लेकिन महमूद गजनवी एकमात्र ऐसा आक्रमणकारी माना गया। 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 लेकिन महमूद गजनवी एकमात्र ऐसा आक्रमणकारी माना गया जिसने भारत पर सर्वाधिक बार आक्रमण किए। जिसने भारत पर सर्वाधिक बार आक्रमण किए। जिसने भारत पर सर्वाधिक बार आक्रमण किए। डन। तो आज की चर्चा में इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने हम पर भरोसा जताया, अपना भरोसा व्यक्त किया और विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग हमारे साथ जुड़े। हम भी आपको एक भरोसा देना चाहते हैं, यात्राएं पावन होंगी, पवित्र होंगी, पाक साफ होंगी, नैतिकताओं से परिपूर्ण होंगी, कर्तव्यनिष्ठ होने का भाव आपको हमेशा मिलता रहेगा। बस ये तय कर लीजिएगा कि 2025 में आपको इन होना है एट एनी कॉस्ट। देखो कई बार होता क्या है, हमें बहुत कम मेहनत करके, है ना, बहुत कम मेहनत करके बहुत अधिक प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या वाकई में बहुत कम होती है कि जिनको बहुत कम मेहनत करनी पड़े और बहुत अधिक क्या है प्राप्त हो जाए। कहीं ना कहीं हम सभी लोग क्या हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं। और जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनके साथ ये कोटेशन जुड़ के काम नहीं करता। मध्यम वर्ग के लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और मिलता क्या है, कम है। तो मेहनत करने से कभी मत घबराना, कभी मत घबराना। हमें आपके साथ जुड़ना था, हमें आपके लिए सुविधाएं जनरेट करनी थी। हमने दौड़ भाग की, हम परेशान भी हुए, हमको पूरी पूरी रात नींद भी नहीं आई, लेकिन हम दौड़ते रहे, अपना प्रयास करते रहे और ईश्वर की कृपा के आलोक में और आप लोगों के सहयोग से पूरा सेटअप आपके लिए क्या है, तैयार हो गया है। तो कहने का मतलब हमारा ये है
कि ईमानदारी से मेहनत करनी है। कभी दिल पे ये बात हावी मत होने देना कि हम इतना पढ़ रहे हैं, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ने में ना आनंद की अनुभूति लिया करो। जब आप पढ़ने में आनंद की अनुभूति लोगे ना, तब मजा आएगा। तब आपको चीजें क्या बड़ी आसान सी लगने लगेंगी। और मुख्य विषय आपका इतिहास है। और इतिहास कहानी नहीं, ये भी साइंटिफिक सब्जेक्ट ही है। अभी तो हम बहुत शुरुआती दौर में हैं। और आप देखना, अभी 2-3 क्लासेस के बाद आप खुद से ये कहने लगोगे कि ये चर्चाएं जो हमारे सामने आ रही हैं, ये चर्चाएं किताबों के माध्यम से तो आती ही नहीं है, ये किताबों के अंतर्गत तो इस तरीके से मिलती ही नहीं है। हम आपको वही बता रहे हैं, हम अपनी ओर से आपको पढ़ा रहे हैं। जो इतिहास को हमने जाना, या इतिहास को क्या है, जिस रूप में हमने क्या है समझने का प्रयास किया है, हम सारे डिस्कशन अपनी ओर से करेंगे। आपको दिक्कत नहीं आएगा। आप जुड़े हैं तो यात्राएं मैं फिर वही कहूंगा, पावन होंगी, पवित्र होंगी, और बिल्कुल क्या है कर्तव्य निष्ठा के आधार पर क्या है हम लोग कार्य करेंगे। तो हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने सहयोग किया, आपने जुड़ाव किया। और इसी तरीके से क्या है आपको अपना सहयोग बना करके रखना है। और इसी तरीके से क्या है आपको अपने आप को जागरूक कराते रहना है। तो आज इतना डिस्कशन हमने कर लिया है, इसका सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा आपके सामने, कल आ जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। अगेन धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है।